चलिए, अब हम यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की विविध रणनीतियों पर आते हैं। तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के 8 पेपर का सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए और ये सिलेबस आप अपने पास हमेशा रखिए और इस सिलेबस को और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2018 से लेकर के और 2024 तक की जो भी मुख्य परीक्षा हुई है उसमें 2018 से लेकर के 2023 तक के 2022 तक के जीएस के 4 पेपर और 2023 और 24 की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें दो दो नवीन पेपर ऐड हुए हैं जो कि वस्तुतः उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप सिलेबस को रखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सिलेबस में ये देखना है कि वस्तुतः ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं और उन टॉपिक को आपको एनसर्किल कर लेना है सिलेबस में जहां से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको निश्चित तौर पर कभी आपको एक ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए ज्योग्राफी में एक बार आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक बार बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पूछा गया है। ये एक साल उष्ण कटिबंधीय पूछता है, एक साल बहु शीतोष्ण कटिबंधीय पूछता है। तो इस तरह का ट्रेंड आपको दिखेगा। मित्रों, जब आप इस रणनीति के तहत तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे उल जुलूल टॉपिक से मुक्ति मिलेगी जिनके बारे में आप अनावश्यक रूप से उलझेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो सबसे पहली रणनीति तो यही है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको पीवाईक्यू में बार बार पूछा गया है, उनकी तैयारी आपकी बिल्कुल होनी ही चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए। और उससे मिलते जुलते उसकी सामग्री, अगर कोई नवीन प्रश्न आता है तो वहां भी आपके काम आती है। तो सबसे पहले आपको एनसर्किल करना है अपने सिलेबस में पीवाईक्यू के हिसाब से प्रश्न पत्रों को देख करके कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और उस ट्रेंड को पकड़ना है कि किस बिंदु पर हमको ज़्यादा बल देना है। सिलेबस के वो कौन से पॉइंट हैं जहां हमें ज़्यादा बल देना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं और जिन टॉपिक को हमने एनसर्किल किया है, वस्तुतः उनके आंसर को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो इसके लिए आपकी सामग्री क्या होगी, आपका सोर्स क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ये सामग्री के बारे में काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे आप इसको देख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले तो घटना चक्र का जो पीवाईक्यू का सॉल्व आता है, घटना चक्र का पीवाईक्यू का जो सॉल्व आता है उसको आपको ले लेना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ले लेना है, क्योंकि अंग्रेजी की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। यूथ का भी आप रख सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, शायद इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है। मित्रों, फर्स्ट पेपर में आपकी तैयारी में आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए
इसके बजाय कि आप इतिहास जैसे बहुत ही लेंदी विषय को पढ़ने में उलझे रहें, जिनका इतिहास ऑप्शनल है, ऑप्शनल रहा है या यूपीएससी में ऑप्शनल बना हुआ है उनका, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका नहीं है, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोशल इश्यू और ज्योग्राफी केवल 2 सेगमेंट पर अगर आप काम करें तो आपके 13 से 14 प्रश्न तो यहीं से आ जाते हैं। 6 से 7 सवाल आपके सोशल इश्यूज से आते हैं। सोशल इश्यूज एक बहुत ही सरल और कम श्रम साध्य टॉपिक है जो बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इसी तरह ज्योग्राफी के भी 5 से 5-6 सवाल 7 सवाल आ जाते हैं, तो ये टोटल संख्या 13 से 14 सवाल की हो जाती है। बाकी आपका इतिहास बचता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतिहास में अगर आपने बहुत एनर्जी झोंक दिया और आपके सोशल इश्यूज और ज्योग्राफी अगर रह गए, तो फिर ये आपकी एक गलत रणनीति हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इतिहास आपको पढ़ना है लेकिन बहुत सेलेक्टिव तरीके से आपको पढ़ना है। तो सोशल इश्यूज हम कहाँ से पढ़ें? तो समाजशास्त्र के एनसीईआरटी की 9, 10, कक्षा 11 और 12 की जो किताबें आती हैं, उनको आपको जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मित्रों, जो वहां पर जिस टॉपिक से आते हैं सवाल, अगर आप उनके समाजशास्त्री अगर उन कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आपके नंबर पाने की प्रायिकता बढ़ेगी। उदाहरण के लिए जैसे कुछ शब्दों का मैं आपको जिक्र करूं, जैसे पितृसत्ता एक शब्द है। जैसे आ, इसके अलावा और भी अनेक शब्द हो सकते हैं जो आपको समाजशास्त्र के विविध इन एनसीईआरटी में मिलेंगे, तो आपको एनसीईआरटी जरूर देख लेना चाहिए। मित्रों, डेटा के लिए डेटा के लिए आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट से आपको आप विजिट करते रह सकते हैं, या कहीं एक पेज में अगर आपको डेटा मिल जाए तो आप वो डेटा ले लें। क्योंकि सोशल इश्यूज में डेटा डालना जरूरी है, तब जाकर के आपको नंबर मिलता है। ये चीज है। अगर सोशल इश्यूज में आप बहुत सामान्य और सस्ते तरीके से लिख देंगे तो आपको अंक नहीं मिलेगा। आगे मैं सोशल इश्यूज पर आपके लिए सामग्री जरूर लेकर के आऊंगा, जो कि बहुत ही स्तरीय सामग्री है। ज्योग्राफी के लिए केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी में भी वही मैं बार बार कहूंगा, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू दोनों को साथ में रखते हुए आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद उन्हीं टॉपिक में आपको जाकर के एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी से प्रश्न आया है, जैसे मान लीजिए भूकंप से प्रश्न आया है, सुनामी से प्रश्न आया है, तो आपको सबसे पहले इन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। या चक्रवात है। इसके अलावा आप चाहें तो महेश वर्णवाल से भी कर सकते हैं। वैसे मैं किसी एक सोर्स को रेकमेंड करूंगा। मित्रों, मैप आपको जरूर बनाना सीख लेना चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे यूपी का मैप हो। 30 सेकंड से 1 मिनट में आपके मैप को बन जाना चाहिए। चक्रवात का जैसे चित्र है, ये भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट या 1 से 2 मिनट में आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ज्योग्राफी के प्रश्न लास्ट में बिल्कुल लगभग 15 से 20 प्रश्न के आसपास रहते हैं। 15वें प्रश्न से लेकर के 20वें प्रश्न तक आपका ज्योग्राफी रहता है। तो कोशिश करिए कि ज्योग्राफी में डायग्राम और मैप वगैरह का आप काफ़ी यूज करें। इससे आपका समय भी बचत होगी। इसके अलावा आप अच्छे से पेपर को तैयार कर पाएंगे और समय सीमा में आप अपने प्रश्न पत्र को एग्जाम हॉल में पूर्ण कर पाएंगे। चलिए मित्रों, अब हिस्ट्री के लिए कहाँ से करें? हिस्ट्री के लिए, आर्ट और कल्चर के लिए फिर मैं वही बार बार कहूंगा, पीवाईक्यू में आप देखिए प्रश्न कहाँ से आए हैं। सिलेबस में देखिए, सिलेबस में आप एनसर्किल करिए कि अच्छा इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। उसी टॉपिक को जाकर के नितिन सिंघानिया का अगर आपको नोट्स मिल जाए, या नितिन सिंघानिया की बुक से, जैसे मान लीजिए अगर नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में अगर अंतर पूछा है या केवल नागर स्टाइल के बारे में पूछा है, तो आपको
इसके बारे में देख लेना चाहिए। जैसे नागर स्टाइल पूछा गया है, द्रविड़ नहीं पूछा गया है, तो द्रविड़ कभी भी आ सकता है, बेसर कभी भी आ सकता है। तो थोड़ा सा आप इधर उधर थोड़ा सा फुल का फैल करके भी थोड़ा आप देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको मणिकांत सर के नोट्स मार्केट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी सोर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें एक दिक्कत यह है इनके नोट्स में कि गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में इन्होंने बहुत कम लिखवाया है, लेकिन आप, हाँ, ये जीएस का नोट्स इनका अलग से आता है, आप वो ले सकते हो। इसके लिए गवर्नर जनरल और वायसराय के लिए या तो आप सीधे स्पेक्ट्रम से जाकर के आप देख लो, चार पांच वही गवर्नर जनरल जो मेन मेन है, चाहे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो, लॉर्ड कर्जन हो, इस तरह की जो चीजें हैं, वो चार पांच वायसराय गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके लिए आप सीधे बुक में जाकर के उन्हीं उन्हीं टॉपिक पर आप क्रिस्पी अपने नोट्स बना लें, ये आप कर सकते हो। इसके बाद हम सेकंड पेपर की अगर बात करें, सेकंड पेपर में आपको सोर्स रखना चाहिए लक्ष्मीकांत और ओनली आईएएस। सेकंड पेपर के बारे में मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, लक्ष्मीकांत किताब की सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि आपको किसी भी टॉपिक पर आपको उसका क्रिटिसिज्म उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप कैग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हो, कई बार ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस मेंस में, तो अब कैग की जो आलोचना है या जो इसका समीक्षात्मक मूल्यांकन है, उसके लिए आपको ओनली आईएएस, जो कि अब फिजिक्स वाला का भी हो गया है, आपको इसको देखना चाहिए। वहां आपको अच्छे से इसकी आलोचना आपको मिल जाएगी। आईआर के लिए विजन 365 अब की बार तो ऐसे समय में एग्जाम होगा मार्च या अप्रैल में, तो विजन 365 अब की बार अगर वो आईएएस के साथ अगर मुख्य परीक्षा होती है उसके आसपास, तब तो ये काम करता। फिलहाल विजन की करंट के मैगजीन आप रखिए और उसमें जो बहुत हाईलाइटेड और चर्चित घटनाएं हों, फिर से आपको वही पीवाईक्यू देखना है कि क्या क्या पूछा गया है। भारत चीन संबंध पर फोकस है, भा, भारत नेपाल संबंध पर फोकस है, मतलब उत्तर प्रदेश से जो सटने वाले जो राष्ट्र हैं, ये सभी अक्सर पूछे जाते रहते हैं। भारत बांग्लादेश संबंध है, तो आप इनको सीधा जाकर के विजन की जो करंट की मैगजीन है पिछले 6 महीने की, जहां जहां ये टॉपिक हो, भारत बांग्लादेश संबंध मिले, जहां भारत चीन मिले, भारत अमेरिका मिले, भारत बांग्लादेश मिले, या इंडियन डायस्पोरा के बारे में पूछा जाए, आपको उन्हीं उन्हीं टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। बहुत आपको उलझने से बचना है, नहीं तो अत्यंत ही ये फिर इसको समाप्त करना अपने आप में बहुत कठिन काम हो जाएगा। नीति आयोग के लिए घटना चक्र का जो सेकंड पेपर का मुख्य परीक्षा के लिए आता है, आप उसको ले लीजिए मार्केट से, आप वहां से कर सकते हो। दृष्टि की वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हो, दृष्टि आईएएस की। मैं अच्छी वेबसाइट है तो मुझे ये नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। दृष्टि वेबसाइट से आप जाकर के नीति आयोग का जो रिसेंट जो चीजें चल रही हों आप उसको देख सकते हैं। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब के बारे में घटना चक्र का जो ये सेकंड पेपर का सेगमेंट है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। प्रेशर ग्रुप ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। प्रेशर ग्रुप आपको घटना चक्र से भी मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। संघवाद के बारे में आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हो। पॉवर्टी और हंगर के बारे में घटना चक्र से आपको मिल जाएगा, विजन से आप इसका डेटा ले सकते हो, या सीधे आप ऑनलाइन आप सर्फिंग कर सकते हो पॉवर्टी और हंगर से संबंधित डेटा के लिए। चलिए, इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो घटना चक्र का सॉल्व आप रखिए।
चैट जीपीटी से भी आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए डब्ल्यूएचओ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका कार्य क्षेत्र और ये सारी चीजें, उसकी संरचना क्या है, संगठन क्या है, ये सब चीजें तो घटना चक्र के सॉल्व से एक आप देख सकते हो, या चैट जीपीटी में सीधे डाल करके आप निकाल के रख लो। विजन की मंथली मैगजीन में भी आपको मिल सकता है। इससे चूंकि सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको तैयार करना महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछते ही हैं अक्सर, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में घटना चक्र की बुकलेट आती है, आप उसको ले सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र पढ़ना है, मोटी मोटी नहीं, 4-6 स्कीमें ही पढ़नी है, उसी से आपका काम हो जाएगा। चलिए, थर्ड पेपर के लिए आप क्या करो, थर्ड पेपर के लिए आपको इकोनॉमिक प्लानिंग और नीति आयोग के लिए आपको थर्ड पेपर का जो घटना चक्र का सेगमेंट आता है मेंस मुख्य परीक्षा के लिए, आप वो ले लीजिए, वहां से कर सकते हो। एसटीजी गोल्स के बारे में सवाल आ चुका है, आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो घटना चक्र का आता है वहां से कर सकते हो। विजन आईएएस का ऑनलाइन मटेरियल अगर आपको इससे संबंधित मिल जाए, मिलता ही है, मैंने तो किया था, तो आप यहां से कर सकते हो। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित सामग्री के लिए आपको घटना चक्र की तरफ फिर से आपको ध्यान देना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर, इन सब टॉपिक के लिए धर्मेंद्र झाखड़ के मार्केट में नोट्स हैं, आप वो ले सकते हो। लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए भी आप धर्मेंद्र झाखड़ के नोट्स ले सकते हो। लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन है, तो धर्मेंद्र झाखड़ के नोट्स, मतलब यही जो थर्ड पेपर के उनके नोट्स हैं उसी में आपको मिल जाएगा। या एनसीईआरटी के इकोनॉमी कक्षा 11 की, या समाज शास्त्र की एनसीईआरटी, वहां भी आपको इससे संबंधित चीजें मिल जाएंगी। आईआर की एनसीईआरटी में कक्षा 11 की जो आती है भारत और विश्व करके, वहां भी आपको ये टॉपिक मिलेंगे। फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको यही सोर्स इस्तेमाल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर में ये समाज शास्त्र में जो लिखा हुआ जो है लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समाज शास्त्र की जो एनसीईआरटी है आप वो देख सकते हो। साइंस टेक के बारे में घटना चक्र का जो सेगमेंट आता है आप वहां से जाकर के देख लो। जैसे मान लो नैनो टेक्नोलॉजी का विविध क्षेत्रों में अनुप्रयोग पूछ रहा है, तो वो अनुप्रयोग वहां बहुत अच्छे से दिया हुआ है। या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पूछ रहा है, ज्यादातर एप्लीकेशन ही पूछा है, या कि एआई से संबंधित कोई सवाल है, ये सभी आपको घटना चक्र के सेगमेंट में मिल जाएंगे। जैसे साइंस टेक से संबंधित एक पॉलिसी पूछी गई थी, तो ये आपको चैट जीपीटी में भी आप डाल करके इसको आप निकाल सकते हैं। या पीवाईक्यू जो घटना चक्र का है वो भी इसके लिए उपयोगी है। इसी तरह एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, इन तीनों के लिए आप धर्मेंद्र झाखड़ के नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे पेपर के लिए फिर वही धर्मेंद्र झाखड़ के नोट्स, और बाकी शून्य आईएएस एग्जाम्पल के लिए, शून्य आईएएस में आपको एग्जाम्पल अच्छे मिल जाते हैं, वैसे धर्मेंद्र झाखड़ ने भी एग्जाम्पल ठीक दिए हैं। पांचवें पेपर के लिए आपको केवल घटना चक्र पर निर्भर रहना चाहिए। छठे पेपर के लिए 2023 में छठा पेपर थोड़ा मुश्किल पेपर आया था, जिसमें विजन डॉक्यूमेंट और इन सब से संबंधित सवाल पूछे गए थे, जो कि काफी घुमाऊ सवाल थे। 2024 में हालांकि जो मुख्य परीक्षा का छठा पेपर हुआ वो सीधे सीधे घटना चक्र से हो पा रहे थे, लेकिन आपको कई गवर्नमेंट जो वेबसाइट हैं उसको आपको
अप्रोच करते रहना चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, यूपी की वेबसाइट है, यूपीडा की वेबसाइट है, यूपी नीडा की वेबसाइट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, सीएसटी यूपी की वेबसाइट है। इससे हर साल सवाल पूछा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, सेरीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वीमेन डिपार्टमेंट यूपी की वेबसाइट है, समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको जैसे दिव्यांग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनसे संबंधित विविध आपको स्कीम यहाँ पर मिलती रहेगी। पूछा भी है कि दिव्यांग से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास क्या चल रहे हैं, तो ये सारी स्कीम आपको एक ही जगह मिल जाएगी। इसके अलावा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट की एक वेबसाइट करके है, आप वहाँ भी देख सकते हो। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे जाना है। हाँ, जब आप यूपी गवर्नमेंट ऑल वेबसाइट करके जब आप गूगल में सर्च करोगे, तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी करके आएगा। स्टेट यूटी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट्स ये लिखा हुआ है। आप इस पर जब क्लिक करोगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी वेबसाइट्स हैं, उनका लिंक आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये रहा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको बहुत अच्छी-अच्छी वेबसाइट, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और थोड़ा हम और नीचे जाएँ तो इरिगेशन डिपार्टमेंट इसी में होगा। अ, और इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट वेबसाइट मिल जाएगी। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है। तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, माइनर इरिगेशन की वेबसाइट है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको वही देखना है, सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये हो गया। अब हम हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में पत्र लेखन के लिए आपको एस कुमार सर के नोट्स को देखना चाहिए। संक्षेपण और भावार्थ हम कैसे करें, संक्षेपण और भावार्थ कैसे लिखें, ये हरदेव बाहरी ने जो निर्देश और जो इसके बारे में निर्देश दिया है, आप उसका पालन करें। व्याकरण खंड के लिए केवल हरदेव बाहरी को आप अप्रोच करें। मित्रों, मैंने लगातार पेपर का एनालिसिस किया है। हरदेव बाहरी से यूपीपीसीएस में व्याकरण खंड तो पूरा हरदेव बाहरी से ही रहता है। तो कैसे करें इसको? पहले 10 साल पीवाईक्यू ये देखें कि कौन-कौन से व्याकरण में क्या-क्या आया हुआ है। जैसे मुहावरे में क्या आया है, विलोम में क्या आया हुआ है। तो इसको पहले बाहरी में जाकर के वहाँ पर आप चिह्नित कर लें। इस तरह आप कुछ साइन बना लें और पहले आप उसको पढ़ें। फिर जब समय बचे तो डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब से आपको सारे मुहावरे रटने चाहिए, या अन्य जो व्याकरण के सेगमेंट हैं, उनको भी आपको यहीं से तैयार करना चाहिए। निबंध लेखन के संबंध में दृष्टि आईएएस की एक बुकलेट आती है, लड़के उसको पढ़ते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से वो किताब बिल्कुल कूड़ा है। इसके बारे में मेरा वीडियो लगातार आपके पास आता रहेगा। मुझे ये आरओ की मुख्य परीक्षा और में 86 नंबर 120 में मिले थे। इसका अंकपत्र भी मैंने साझा किया है। इसके अलावा यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में मुझे 112 नंबर तक आ चुके हैं 150 में। तो निबंध के बारे में मैं अपने मटेरियल टेलीग्राम चैनल में भी लगातार साझा करता रहूँगा। आप उसका
लिंक नीचे दिया गया है, वेबसाइट के नीचे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीवाईक्यू में आए प्रश्न और जो एनसर्कल्ड जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उनका आपको क्रिस्पी नोट्स बना लेना चाहिए। मित्रों, एग्जाम के समय में एक बड़ा संकट ये होता है कि हम रिवीजन कैसे करें। ये जो मोटे मोटे नोट्स हैं, ये रिवीजन के लिए बहुत ही कठिन हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत ही क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए। तो वो नोट्स आप अभी से बनाना आरंभ कर दें। मित्रों, स्पीड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण होता है। इस चुनौती से पार पाने के लिए आपको निरंतर टेस्ट सीरीज से या मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीद करके उनके जो अच्छे 20 प्रश्न हों, उसमें पीवाईक्यू के भी प्रश्नों को शामिल करते हुए उसका अपने रूम पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। 7 मिनट में 8 नंबर वाले आपके प्रश्न हो जाने चाहिए। आइडियल टाइम तो यही है। लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि जो बहुत अननोन प्रश्न होंगे, जो पीवाईक्यू से नहीं बल्कि नवीन प्रश्न होंगे, उनमें आपको ज़्यादा समय लग जाएगा और जो प्रश्न आपको आते होंगे उनमें आपको कम भी समय लग जाएगा। कभी आपको 5 मिनट भी लग सकता है, 6 मिनट भी लग सकता है और किसी में आपको 8 से 10 मिनट भी लग सकता है। तो व्यवहार में जब आप लिखते हो तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो एक्सपेक्टेड जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो लगभग 4 से 5 पेपर में 13-14 सवाल आपके एक्सपेक्टेड एकदम आने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिस्पी नोट से आपको निगल के जाना है, मतलब रट के जाना है, वहां आपको उगल देना है। जो अननोन क्वेश्चन आएंगे उसका प्रबंधन आपके टेस्ट सीरीज से हो जाएगा। उससे आप लगातार इस बात को सीख पाएंगे कि अननोन या नवीन प्रश्नों को कैसे हैंडल किया जाए। मित्रों, 1.5 घंटे में किसी भी हालत में आपके छोटे प्रश्न खत्म हो जाने चाहिए और 1.5 घंटे में आपके बड़े प्रश्न ताकि समाप्त हो जाएं। हमेशा छोटे प्रश्न से आप शुरुआत करें। मित्रों, जब मैं 2023 मुख्य परीक्षा की अपनी कॉपी देखने गया था, तो मैंने ये प्रायः पाया कि एग्जामिनर शुरू के 1-2 प्रश्नों को ही पढ़ता है। उसके बाद वो प्रस्तावना और निष्कर्ष देख देख करके आपको नंबर देते हुए आगे बढ़ता जाता है। एक तरीका आप ये कर सकते हो कि 5 आप छोटे प्रश्न लिख लीजिए, फिर 10 बड़े प्रश्न और फिर से आप छोटे प्रश्न पर आ सकते हो। इसके अलावा प्रस्तावना कैसे लिखें? अंग्रेजी मीडियम में तो 2 लाइन में प्रस्तावना लिख करके काम चल जाएगा, वहां नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, उनको 3 से 4 लाइन में प्रस्तावना अवश्य लिखनी चाहिए। यहाँ माध्यम का फर्क साफ नजर आता है। इसके अलावा आपको फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, डायग्राम, मैप ये सभी समय बचत करते हैं। इनको अपने आंसर में निश्चित तौर पे आपको जोड़ना चाहिए। निष्कर्ष आपका विजनरी होना चाहिए। निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जामिनर आपके प्रश्न के अंत में निष्कर्ष को जरूर ढूंढता है। मित्रों, डाय डायमेंशन आप किसी प्रश्न का जितना कवर करेंगे प्रश्न के दायरे में रह करके, आपके उतने नंबर पाने की प्रायिकता बढ़ती जाएगी। पुछल्ले शब्दों के अनुसार आपको अपनी आंसर राइटिंग करना चाहिए। जैसे क्रिटिसिज्म, एलुडिकेट, इन सभी शब्दों के मेरिट के हिसाब से आपको आंसर लिखना चाहिए। वैसे आप इसको लेकर के बहुत तनाव में ना आए। डायमेंशन बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। उत्तर हमेशा प्रश्न की मेरिट पर लिखें, टू द पॉइंट लिखें, क्योंकि अगर आप प्रश्नों की मेरिट से बाहर भटकते हो, प्रश्नों के दायरे से आप बाहर जाते हो, तो ये परीक्षक को परेशान करता है और वो आपके नंबर को डिडक्ट करता है।
ये 2023 परीक्षा की मैं कॉपी देखने गया था तो मैंने ये प्रायः पाया कि शुरू के 1-2 प्रश्नों को ठीक से देखने के बाद वो केवल प्रस्तावना और निष्कर्ष पर एग्जामिनर की निगाह होती थी। इसके अलावा अगर आपने किसी शब्द को अंडरलाइन कर दिया है, कोई डेटा है, एग्जाम्पल है, उसको आपने अंडरलाइन कर दिया, बॉक्स बना दिया, तो एग्जामिनर का ध्यान वहां पर अवश्य जाता है। मित्रों, आप अपना स्वतः मूल्यांकन करते रहें, निरंतर सुधार करते रहें, प्रश्न न छोड़ें, किसी भी हालत में आपको प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। अगर प्रश्न छूटने लगे तो क्या करें? आप इस तरह का बॉक्स बनाएं, जैसे मान लीजिए प्रश्न के 2 भाग हैं, तो पहले भाग की हेडिंग इस तरह डालें, उसके बाद आप इस तरह की कुछ ब्रांचेज निकाल करके 1-2 लाइन में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह आपको एक पेज भर देना है। दूसरे पेज में आप प्रश्न का मान लीजिए दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, वहां भी आपको एक इस तरीके का बॉक्स बना करके और उससे ये ब्रांचेज निकाल करके और यहाँ 2-2, 3-3 लाइन में आप कुछ शब्दों में कुछ कीवर्ड से आप काम चला करके आंसर को आप खत्म कर दें। मित्रों, अंतिम 1 घंटे में आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके प्रश्न कितने बचे हैं और उनको आपको इक्वली टाइम को उनके लिए डिवाइड करना चाहिए और लगातार घड़ी देखते हुए कठोरता से जो आपने समय को बांटा है उसको हर प्रश्न के लिए सुनिश्चित करना चाहिए, तभी जाकर के आपका पेपर पूरा होगा। ऐसे में आपको कोटेशन को अंडरलाइन करना है। कविता काले पेन से आप लिख सकते हो, काले पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हो, बाकी तो आप नीले पेन से ही लिखेंगे। हिंदी में मुहावरा के लिए जैसे 2023 तक क्या करता था, सारे मुहावरे वो ऐसे 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 करके दे देता था, उसके बाद वो पूरा स्पेस दे देता था, 2.25 या 2.5 पेज का, 2.25 पेज का लगभग स्पेस देता था। तो आप पहले से इक्वली आप डिवाइड कर लें स्पेस दशों मुहावरे के लिए, जो आपको पेज दिए रहेंगे, तब जाकर के आपके, नहीं तो पता चला आपने 7 मुहावरे लिखे, उसके बाद आपका यहाँ पे इतना ही स्पेस बचा, आपके 2-3 मुहावरे के लिए स्पेस ही नहीं बचा। हालांकि 2024 में उसने इस चीज को बदला था, एक मुहावरा उसके नीचे फिर स्पेस दिया था, तो आप ऐसे में आराम से जैसा स्पेस दिया हुआ था उसमें तो हैंडल करना आसान था। लेकिन अगर 2025 में फिर से इस पैटर्न पर चला चला गया कि पहले आपको प्रश्न दे दिया, पहले आपको सारे मुहावरे दे दिया, उसके बाद स्पेस दे दिया, तो आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा हर मुहावरे के लिए पहले से, नहीं तो संकट की स्थिति बन सकती है। मित्रों, मुझे 2023 की मुख्य परीक्षा में मुहावरे में 30 में 28 अंक आए थे। जब मैं कॉपी देखने गया था तो मैंने क्या लिखा था, पौराणिक संदर्भ में आप वाक्य प्रयोग करें या ऐतिहासिक संदर्भ में करें, समसामयिक संदर्भ में करें या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में करें, सीधे राम श्याम घनश्याम के परिप्रेक्ष्य में आपको मुहावरे का वाक्य प्रयोग नहीं करना है। पत्र लेखन में परिभाषा अगर नहीं पूछी जाए तो आपको परिभाषा कतई नहीं बताना है, ओवर स्मार्ट आपको कतई नहीं बनना है। पत्र लेखन में एक एक कॉमा का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर की निगाह अक्सर कॉमा और इन बिंदुओं को चेक करने में होती है। उसको भी पता होता है कि पत्र लेखन की आपकी सामग्री में दिक्कत नहीं होती है। संक्षेपण में जैसे संक्षेपण दिया रहेगा पेज में, नीचे स्पेस होगा, तो आपको इस स्पेस में और हल्का सा अगले पेज में आपको 1-2 लाइन करके आपको संक्षेपण खत्म कर देना चाहिए। मित्रों, मैं 2023 की मुख्य परीक्षा की अपनी कॉपी देखने गया था, तो अगले पेज में भी मैं आधा पेज तक जब संक्षेपण लिख दिया था तो उसने एग्जामिनर ने इसको क्रॉस कर दिया था। 1/3 संक्षेपण आपका होना चाहिए, कोशिश करें उसी पेज में खत्म हो जाए। इसके अलावा भगवान आपको सफल करे। शुक्रिया।
आप सभी का जो भी हमारे चैनल पर आए और हमारे वीडियो को आपने देखा। इसके अलावा अगर आपको ज़रा-सा भी अगर मेरे चैनल से फ़ायदा हुआ हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मुझे आप टेलीग्राम पर फ़ॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।